हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में कैटेगरी 3 में 4 नंबर के सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, टैक्सेशन लॉ, एडवोकेट एक्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, एडीआर और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इनको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही सवालों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट नंबर 1 PIL जनहित याचिका, ये 4 नंबर का रहेगा। आपके जो सवाल बता रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है ऐसा मामला जो आम जनता के हित में दायर हो। ऑप्शन बी। सीधे ही सवालों के जवाब बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है, 20 तारीख आपकी 22 तारीख को एग्ज़ाम है। आज 20 तारीख हो गई है, 22 तारीख को आपके एग्जाम है। भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये पूछा गया था AIB 18 में। PIL के मामले में कौन याचिका दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। लोकस स्टैंडी का सिद्धांत लागू होता है। कहाँ दायर की जाएगी? एक बार के लिए समझ लो। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में हाई कोर्ट। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और न्यायिक मुद्दों का समाधान करना। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, जनहित याचिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 32 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, PIL का उपयोग किन मामलों में किया जा सकता है? पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का हनन। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, PIL में याचिकाकर्ता को कौन सी शर्तों को पूरा करना जरूरी नहीं है? लोकस स्टैंडी का सिद्धांत लागू होगा। प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना जरूरी नहीं है। और भारत का नागरिक होना, किसी सार्वजनिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर यही ऑप्शन वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पर लोकस स्टैंडी, इसका मतलब होता है कि न्यायालय तक उन लोगों की पहुंच उपलब्ध करवाना, उनको ले जाना न्यायालय तक जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो उनको न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। जनता से जुड़ा मामला होगा, सार्वजनिक हित का मुद्दा होगा और प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं होना कोई भी व्यक्ति जा सकता है। जैसे हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में सीधे ही पुष्पा कपिला हिंगुरानी ने, जो कि एक अधिवक्ता थी, PIL लगा दी थी, हबीज कॉर्पस रिट लगाई थी। तो वो वहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट तो वॉलेट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए PIL लगाई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पर मिस टाइप हो गया, तो यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान में रखना है उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तब आपको जाना है ऑप्शन ए की तरफ। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो तब आपको जाना है ऑप्शन ए की तरफ, आपको बढ़ना है। चलिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में PIL दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है? तो पहला मामला था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन बी। हुसैनारा खातून के साथ में 17 कैदियों को बिना वजह के ही बंदी बना करके रखा गया था। उनकी तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट लगाई थी पुष्पा कपिला हिंगुरानी ने। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति लगा सकता है और
पीएन भगवती साहब जनक माने जाते हैं पीआईएल के। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि पोस्ट कार्ड भेज दो, मैं तो उसको भी पीआईएल मान लूँगा। तो केस अगर पूछा जाए कि पहला कौन सा केस था, हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन मामलों के पास में है, किन न्यायालयों के पास में है? तो दोनों के पास में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही पास में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य नहीं है, तो व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आपको ठीक से पढ़ना है, अगर ये पूछा जाए ऐसे तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? अच्छे से पढ़ के सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक अधिकार जनहित याचिका का आधार बन सकता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो ये तीनों ही बन सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पीआईएल की शुरुआत का उद्देश्य किसके हित में न्यायपालिका को अधिक सुलभ बनाना था? समाज के कमजोर वर्ग, ऑप्शन सी। मैं ज़्यादातर सवाल हिंदी में ही बताऊंगा, साथ में कई जगह पर एक्सप्लेन कर लूँगा इंग्लिश में, लेकिन क्या होता है हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश को अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी को पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सपोर्ट रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, पीआईएल के लिए सबसे अधिक सक्रिय किस भारतीय न्यायमूर्ति को माना जाता है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनहित याचिका के तहत कौन सा मामला दायर किया जा सकता है? समाज कल्याण से संबंधित मुद्दे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पीआईएल के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? पत्रकार, वकील, कोई भी नागरिक, तो ये सभी हो सकते हैं, ऑप्शन डी। वकील, मैंने आपको बताया पुष्पा कपिला हिंगुरानी एक वकील थी जिन्होंने हुसैन आरा खातून की तरफ से और 17 कैदियों की तरफ से पीआईएल लगाई थी। नेक्स्ट, पीआईएल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले किस मामले में सफलता मिली? ऑप्शन सी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट, पीआईएल का प्रयोग किस प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है? मौलिक अधिकार हो, संवैधानिक अधिकार हो, विधिक अधिकार हो, सभी, उपरोक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट, जनहित याचिका के तहत निम्न में से कौन सा मामला दायर नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला नहीं दायर किया जा सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पीआईएल को कानूनी रूप से किस प्रकार मान्यता प्राप्त है? तो अभी तक तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए कोई भी कानून नहीं है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पीआईएल में लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ होता है? तो मैं आपको बता दूं, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, कोई भी राइट वॉलेट नहीं हुए हैं, फिर भी वो उन लोगों की तरफ से जो कमज़ोर वर्ग हैं, न्यायालय तक न्याय के लिए नहीं जा सकते हैं, उनकी तरफ से पीआईएल लगा सकता है। मतलब कि सीधे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना जरूरी भी नहीं है। तो यही कहता है लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। कहाँ हुआ था? हुसैन आरा खातून के केस में। हुसैन आरा खातून कैदी थी, साथ में 17 कैदी भी थे, और उनकी तरफ से किसने लगाई थी? पुष्पा कपिला हिंगुरानी अधिवक्ता ने, महिला अधिवक्ता ने पीआईएल को लगाया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। यानी कि लोकस स्टैंडी का सिद्धांत कहता है कोई भी व्यक्ति जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं हो, अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन, याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना अनिवार्य नहीं है, यही लोकस स्टैंडी का सिद्धांत कहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस भारतीय न्यायालय ने पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
कौन सा मामला पीआईएल का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए आदेश दिया गया? तो ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, पीआईएल की प्रक्रिया में न्यायालय किस आधार पर हस्तक्षेप करता है? जनहित और समाज कल्याण के मुद्दों में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पीआईएल के तहत न्यायालयों का अधिकार किसके हित में होता है? जनसाधारण के हित में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल के विकास को कौन सी व्यवस्था के रूप में देखा गया है? न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है? मैंने आपको बताया हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पीआईएल में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मामला कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण का मामला होगा तो एमसी मेहता आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जनहित याचिका में आम जनता के हित में कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं? पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, बाल अधिकार, ये सभी हो सकते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पीआईएल को भारत में न्यायिक सक्रियता के रूप में सक्रियता को किस रूप में देखा जा सकता है? तो समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा जुडिशियल एक्टिविज्म। पीआईएल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिससे कमजोर और असक्षम व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है? लोकस स्टैंडी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 32 में जाएंगे। नेक्स्ट, पीआईएल का लाभ किस प्रकार के मुद्दों में उठाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस न्यायमूर्ति ने पीआईएल को सामाजिक न्याय का साधन बताया है? पीएन भगवती साहब ने बताया है। ऑप्शन में है बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने तो यहाँ तक बोला था कि आप मुझे पोस्ट कार्ड भेज दो, मैं तो उसे भी पीआईएल मान लूँगा। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, ये जनक है पीआईएल के। ये पूछा गया है कई बार, 17 और 18 में भी पूछा गया है। किस प्रकार के मामलों में पीआईएल की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत प्रतिशोध। तो वापस से आ गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पीआईएल से संबंधित नहीं है? तो सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला नहीं है। सायरा बानो का केस जो है वो ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ केस है। 3 तलाक, इंस्टेंट 3 तलाक, तलाकुल बिद्दत। नेक्स्ट, पीआईएल के विकास में भारतीय न्यायालयों ने किस सिद्धांत का विस्तार किया? लोकहित के सिद्धांत का विस्तार किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे को आंसर दिखते ही मैं सॉल्व कर लूँगा, बता दूंगा आपको, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बोलो कि स्क्रीन पे से चारों आंसर नहीं दिखाए, सीधे ही आप तो अभी तो आंसर देख लो क्योंकि एग्जाम 22 दिसंबर को है। नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख मामला भारत में पर्यावरण संरक्षण पीआईएल का आधार माना जाता है? तो आधार माना जाता है पर्यावरण संरक्षण यानी कि एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीआईएल में न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश या आदेश क्या कहलाते हैं? रीट कहलाते हैं। ऑप्शन डी रीट। 5 तरह की होती हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। इंग्लिश में हैबिस कॉर्पस, ये सारी लैटिन टर्म है। हैबिस कॉर्पस,
उसके बाद मैंडमस, फिर सर्सोरारी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। 41 किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यानी कि नागरिक जनहित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है? केस था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीआईएल के माध्यम से उच्च न्यायालय अपने किस अधिकार का प्रयोग करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश में पीआईएल का विकास सबसे पहले हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है और आप ध्यान में रखना, अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीआईएल दायर करने के लिए कौन सा आधार आवश्यक नहीं है? व्यक्तिगत लाभ आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पीआईएल के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका किस अधिकार को सुनिश्चित करती है? संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मामले में पीआईएल ने पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखाया? एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीआईएल का एक उदाहरण है जो मानवाधिकारों से संबंधित है? हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट, पीआईएल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं सीधे सवालों के जवाब बताऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, किसी को आपत्ति है सवाल वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के देख सकता है। भारत में पीआईएल के माध्यम से न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया? जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत पीआईएल दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों का संरक्षण मांगा जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना है तो आर्टिकल 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य केस किससे संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने का आदेश दिया? एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित करते हुए जीवन के अधिकार का संरक्षण किया? हुसैन खातून नहीं, इसमें केस होगा मेनका गांधी का। अनुच्छेद 21 को विस्तारित किया था मेनका गांधी के केस में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ओल्गा टेलिस लिखा हुआ है ये गलत प्रिंट है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। हकदार महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु किस केस में दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस था, फेमस केस था, और ये केस मील का पत्थर साबित हुआ महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए। नेक्स्ट, इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश दिए? तो फिर केस आपका एमसी मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस केस में कैदियों के अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान दिया गया और जेलों की हालत में सुधार की आवश्यकता बताई गई? हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, किस केस में न्यायालय ने मुफ्त कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना? तो फिर से आपको बताना है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट, किस केस में PIL द्वारा बेघर लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया? तो ये था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस केस में न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है भले ही वह सीधे प्रभावित न हो? केस था SP गुप्ता बनाम बिहार राज्य, ये रिपीट हो गया वापस से। चलिए नेक्स्ट, किस केस में न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न निवारण की नीति होनी चाहिए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट, बॉम्बे डाइंग बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन केस किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोपालन चरी बनाम केरल राज्य केस किस अधिकार से संबंधित है? तो ये केस है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस केस में न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक जीवन नहीं बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार है? बंधुआ नहीं, फ्रांसिस कोरेलिया मुलिन बनाम दिल्ली प्रशासन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ केस किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये केस था भ्रष्टाचार विरोधी कानून, ऑप्शन सी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो लंबा नहीं जाए, इसके लिए आप खुद से पढ़ सकते हो एक बार के लिए PDF को देख करके। चलिए मैं बता दूंगा कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना एक बार के लिए, पढ़ लेना। हाँ, ये भी इसको देख लेना एक बार के लिए, फिर इसको पूछा भी गया था एक बार के लिए। तो आप केस लॉज को पढ़ लेना PDF से, मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर के आ रहा हूँ, तो आप एक बार के लिए केस लॉज आपको मिल जाएंगे, PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। अभी तक बोल रहे हैं कि सर नहीं मिली 1500 से ज़्यादा 1600 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया है, वहाँ उनको सभी तरह की स्टडी मटेरियल मिल गया है, यानी कि जितने सब्जेक्ट है सबकी PDF, साथ में 4 कैटेगरी में मैंने बांटा है, चारों कैटेगरी में PDF मिल गई, और जो वीडियो मैं बनाता हूँ सबकी PDF आप मिल जाती हैं। उसके बाद 1000 क्वेश्चंस की ई-बुक मिल गई है उनको। तो आप कह रहे हो कि नहीं मिली अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप एक बार के लिए केस लॉज को पढ़ लेना। सब्जेक्ट नंबर 2 टैक्सेशन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के नहीं जाते हूँ और बिना पढ़े फिर नंबर नहीं आते इनमें, ये पासिंग सब्जेक्ट है, इनको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, तो प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, GST को भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में आयकर किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है? आयकर अधिनियम 1961, पहली बार लगाया था 1860 में, ये भी डेट ध्यान रखना। और इसके जनक कौन है? विल्सन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। GST को भारत में किस प्रकार का कर माना जाता है? GST इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा लगाया जाता है? GST दोनों के द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका।
आयकर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? व्यक्ति की आय पर। ऑप्शन ए। भारत में वर्तमान कराधान प्रणाली कौन सी प्रणाली है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है अपने यहाँ पर। तो ऑप्शन ए प्रगतिशील कर प्रणाली। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाताओं की कुल आय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। हाउस प्रॉपर्टी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 5 हेड आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन सी। भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर किस अवधि के लिए होता है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है? 31 जुलाई होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में वस्तु और सेवा कर कितने प्रकार में विभाजित हैं? कुल 4 प्रकार में विभाजित हैं। ऑप्शन सी। लिखा भी है CGST, SGST, UTGST, IGST। नई कर व्यवस्था के लिए किस प्रकार का फॉर्म भरना आवश्यक है? तो ऑप्शन बी फॉर्म 10IE। दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयकर के लिए मूल्यांकन वर्ष। अब देख लो यहाँ पर, इसको एक बार के लिए थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। उसके बीच की 12 महीने की अवधि कहलाती है असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसमें इनकम अर्जित होती है, आय जनरेट होती है, इसमें टैक्स लगता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। आयकर के लिए मूल्यांकन वर्ष क्या होता है? तो वह वर्ष जिसमें आय का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयकर का एक प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स आयकर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, GST 2017। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान कर व्यवस्था में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा कितनी है? 3 लाख रुपए है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में कराधान कानूनों से संबंधित विवादों को निपटारे के लिए कौन सा प्राधिकरण है? इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल बना रखा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, GST के तहत मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था में 15 लाख से अधिक की आय पर लागू दर 30% होगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 में TDS की फुल फॉर्म क्या होती है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि फिर से रिपीट हो गया, 31 जुलाई। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस प्रकार की आय पर कर नहीं लगाया जाता है? कृषि आय पर। अगर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट, सेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट उद्देश्यों के लिए
धन को जुटाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है? माल और सेवाओं पर पहले से चुकाए गए कर को का क्रेडिट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स का भुगतान कब किया जाता है? वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत सुपर सीनियर सिटीजन की आयु सीमा क्या है? 80 ईयर्स है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया? 101वां अमेंडमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष, तो ये फिर से आ गया 1 अप्रैल 31 मार्च, ऑप्शन बी। जीएसटी की अवधारणा भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लागू की? यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में सबसे पहले हुई थी, ध्यान रखना। असम में हुई थी, ऑप्शन बी को ध्यान में रखना। बिहार में नहीं हुई थी, असम में हुई थी। नेक्स्ट, जीएसटी के तहत राजस्व न्यूट्रल रेट का क्या अर्थ है? ऐसा कर दर जो सरकार के राजस्व को स्थिर रखती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक व्यक्ति को निवासी के रूप में कब वर्गीकृत किया जाता है? जब वह किसी वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहता है, ऑप्शन है। ये पूछा गया था EIB 18 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत मुफ्त आपूर्ति के अंतर्गत आता है? चिकित्सा सेवाएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीएसटी के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम का लाभ किसे मिलता है? छोटे व्यवसायियों को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए किस वर्ष में प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रस्ताव रखा गया? 2009, ऑप्शन बी हो सकता है, हाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीएसटी के तहत आईजीएसटी किस पर लागू होता है? आईजीएसटी का मतलब होता है राज्य के भीतर लेन देन, अंतर्राज्यीय लेन देन, ऑप्शन डी बोथ आ जाएंगे, ऑप्शन डी बोथ। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय की 5 प्रमुख श्रेणियां में शामिल नहीं है, तो कृषि आय शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आयकर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? आय के स्रोत के आधार पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसको वापस से पढ़ लो। भारत में आयकर का निर्धारण किस प्रकार, अच्छा प्रकार किया जाता है, तो फिर वार्षिक आय पर किया जाएगा। सोर्सेज को ध्यान में, सोर्सेज को भी ध्यान में तो रखा ही जाता है, लेकिन पूछा गया जिस प्रकार से कि भारत में आयकर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो स्पष्ट नहीं पूछा गया है, फिर भी आंसर बी के साथ में ही जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर के तहत जीरो रेटेड आपूर्ति के अंतर्गत आता है? तो एक्सपोर्ट आता है, नहीं एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट आएगा, ऑप्शन बी। चलिए, एक्सपोर्ट ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आय संपत्ति से आय के अंतर्गत आती है?
संपत्ति की आय मतलब कि मकान किराया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा मकान किराया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G किसके लिए कर कटौती की अनुमति देती है? धर्मार्थ योगदान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था किस वित्तीय वर्ष से प्रभावी हुई? 20-21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कौन सी धारा लागू होती है? 115 BAC, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉर्म 16 किससे संबंधित है? ये है TDS प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कौन सी आय कर मुक्त मानी जाती है? लाभांश से आए, सरकारी बॉन्ड से आए, PPF से आए, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसका आंसर, नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत करदाताओं को कितने स्लैब रेट प्रदान किए गए हैं? कुल इसमें नई कर व्यवस्था में टोटल 6 हैं, ठीक है। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 15 से एबो, टोटल 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट, GST के तहत कितने प्रकार की दरें लागू होती हैं? तो टोटल 5 प्रकार की दर हैं, इससे तो पूछा गया था ये भी 17 में। 0, 5, 12, 18, 28, ये मैंने मेंशन भी कर रखा है। 0, 5, 12, 18, 28। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम के अनुसार पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन ए। ये आपके हो गया टैक्सेशन लॉ। केस लॉज आप देख लेना, PDF में मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप केस लॉज को देख लेना, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्ट नंबर 3, एडवोकेट एक्ट 1961, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 किस तिथि को लागू हुआ? तो एडवोकेट एक्ट लागू हुआ 19 मई 1961 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई थी? धारा 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? वकीलों का पंजीकरण, कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 के अनुसार एक व्यक्ति किस शर्त पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हो सकता है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कानून की डिग्री होनी चाहिए, निर्धारित शुल्क का भुगतान करना, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है? धारा 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य बार काउंसिल के गठन का प्रावधान किस धारा में है? धारा 3 में है। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बार काउंसिल को नियम बनाने का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा में अपील की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो अपील
धारा 37। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार अधिवक्ता को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां कौन सी हैं? वरिष्ठ और अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 किससे संबंधित है? अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के कितने सदस्य होते हैं? 18 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य बार काउंसिल का कार्य क्या है? अधिवक्ताओं का पंजीकरण करना, अधिवक्ताओं के विवादों का निपटान करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, उपरोक्त सभी। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत किस अधिवक्ता का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम किस धारा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? धारा 49, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई में अधिवक्ता कितनी बार अपील कर सकता है? 2 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एडवोकेट ऑन रोल का क्या अर्थ है? एक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य बार काउंसिल के रोल पर दर्ज है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार एक अधिवक्ता का नाम रोल से हटाया जा सकता है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो। वो भारत का नागरिक नहीं है, उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का शुल्क नहीं दिया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायालय में अधिवक्ताओं के आचरण को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी। सभी अधिवक्ताओं का एकीकृत पंजीकरण और नियमन करना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार रोल पर नाम दर्ज का क्या उद्देश्य है? केवल चयनित अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रैक्टिस का अधिकार देना, अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस का कानूनी अधिकार प्रदान करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कानूनी शिक्षा का विनियमन और अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों का उद्देश्य क्या है? अधिवक्ताओं में अनुशासन बनाए रखना, नेक्स्ट, राज्य बार काउंसिल का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिवक्ताओं का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों है? अधिवक्ताओं को गलत आचरण से रोकने के लिए, तो ऑप्शन
बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल का उद्देश्य क्या है? अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस को विनियमित करना और उनका हित सुरक्षित करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता के विशेष अधिकार का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रणाली में उनके अनुभव का सम्मान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार कानून की शिक्षा में सुधार का उद्देश्य क्या है? अधिक कुशल और योग्य अधिवक्ता तैयार करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य क्या है? अधिवक्ताओं में पेशेवर मानकों का पालन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी अधिवक्ता पर कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो उसे कौन सी सज़ा मिल सकती है? उसका नाम हटाना, पंजीकरण, निलंबित करना, चेतावनी देना, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति की अपील कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कदाचार के मामलों में अधिवक्ता को कितने समय के लिए निलंबित किया जा सकता है? तो अभी तक तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बार काउंसिल द्वारा निर्धारित समय तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कदाचार की स्थिति में अधिवक्ता की पंजीकरण निरस्त डिसबारमेंट का मतलब क्या होता है? अधिवक्ता को न्यायालय में प्रैक्टिस से हमेशा के लिए रोकना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कदाचार के आरोप में अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? अनुशासन समिति के अध्यक्ष की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में पक्षपात का आरोप लगता है तो इसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है? राज्य बार काउंसिल है तो स्टेट बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल है तो फिर बीसीआई में करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कदाचार में कौन सी स्थिति शामिल नहीं होती है? ऑप्शन ए शामिल है, ऑप्शन बी शामिल है, ऑप्शन सी भी शामिल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोर्ट की आदेश की पालन करना ये कदाचार माना नहीं जाता। वृत्तिक सदाचार का उद्देश्य क्या है? अधिवक्ताओं में उच्च नैतिक मानदंड स्थापित करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक अधिवक्ता को अपने मुंह वकील के प्रति कौन सा कर्तव्य निभाना चाहिए? गोपनीयता का कर्तव्य निभाना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिवक्ताओं के लिए वृत्तिक सदाचार का उल्लंघन करने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? पंजीकरण, निलंबन या निरस्तीकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक अधिवक्ता को किस स्थिति में मुंह वकील की ओर से मुकदमे से हटना चाहिए? जब मुंह वकील अधिवक्ता को झूठे तथ्यों पर काम करने के लिए कहे तब वो हट सकता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार कदाचार से क्या तात्पर्य है? अनैतिक व्यवहार और कर्तव्य के उल्लंघन से संबंधित आचरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक अधिवक्ता का वृत्तिक कदाचार बार काउंसिल किस धारा के तहत देखती है? मिसकंडक्ट देखेगी धारा 35 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
वृत्तिक कदाचार के आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? राज्य बार काउंसिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिवक्ताओं के कदाचार के मामलों में किस संस्था को अंतिम अपील हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अधिवक्ताओं के कदाचार की शिकायत के लिए बार काउंसिल के पास शिकायतकर्ता को किस रूप में जानकारी प्रस्तुत करनी होती है? लिखित में, दस्तावेजों के साथ, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान में रखना। दाभोलकर वाला ध्यान में रखना है, एक तो इसको आप पढ़ लेना बाद में। कुंद्रा वाला भी ध्यान में रखना। राम मूर्ति का केस भी इम्पोर्टेंट है, पीडी गुप्ता वाला। तो एक बार के लिए केस लॉज तो आप पढ़ लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा केस लॉज में, तो फिर 10 ही हैं, आप देख लेना एक बार पीडीएफ में, ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। चलिए, सब्जेक्ट नंबर 4, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। कौन सा कानून न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए लागू होता है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 14 ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? टोटल 26 सप्ताह, ऑप्शन सी। ग्रेच्युटी भुगतान के लिए कर्मचारी को न्यूनतम कितने वर्ष के लिए सेवा पूरी करनी होती है? कम से कम 5 वर्ष तो पूरे करने ही होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? दुर्घटना और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत एक दिन में कितने घंटे काम की अनुमति है? 9 घंटे की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रम कानूनों के तहत वर्कमैन की परिभाषा किस कानून में दी गई है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दी गई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भुगतान वेतन अधिनियम 1936 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? 7वें दिन, यानी कि 7वें दिन भुगतान हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, श्रम कानूनों का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों और नियोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रम कानूनों के तहत बोनस का भुगतान किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? तो बोनस भुगतान अधिनियम 1965, अलग से एक्ट बन रखा है। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लॉकआउट का मतलब होता है नियोक्ता के द्वारा काम बंद करना, ऑप्शन बी। श्रमिक काम करने के लिए आते हैं लेकिन नियोक्ता काम रुकवा लेता है, बंद कर लेता है, दरवाजे बंद कर लेता है, तो ऑप्शन बी लॉकआउट कहलाएगा। ईपीएफ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्घटना में घायल श्रमिकों को मुआवजा देना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत नाबालिगों के लिए काम करने का समय कितना है? तो 4.5 घंटे है, लेकिन इसमें नहीं है तो 5 घंटे, ऑप्शन बी सही करेंगे। चलिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत गर्भवती महिला को कितने सप्ताह पहले अवकाश दिया जाता है? 8 सप्ताह के पहले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? राज्य और केंद्र दोनों सरकारें करती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। पेंशन योजना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भुगतान बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस की न्यूनतम दर क्या है? 8.33। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मजदूरों के वेतन का भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? भुगतान वेतन अधिनियम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत स्थायी छंटनी के लिए नियोक्ता को कितने दिनों का नोटिस देना होगा? 1 मंथ। इसमें से 30 दिन लिखा है, लेकिन अगर महीने में पूछा जाए तो आप 1 मंथ कर लेना। ऑप्शन बी। मैंने लिखा भी है, मेंशन किया 1 मंथ। नेक्स्ट 21। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कौन सा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है? बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1919। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत किस उम्र के से कम के बच्चों को कारखानों में काम के लिए अनुमति नहीं है? 14 ईयर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत अधिकतम ग्रेच्युटी की सीमा क्या है? 20 लाख रुपए है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत नियोक्ता को कितने समय के भीतर मजदूरी का भुगतान करना चाहिए? 7 दिनों के भीतर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि का योगदान किस आधार पर तय किया जाता है? मूल वेतन और महंगाई भत्ता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मातृत्व लाभ के लिए कितने दिनों तक काम किया जाना चाहिए? तो 80 दिन होने चाहिए। ऑप्शन बी। कम से कम 80 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के लिए सेवा शर्तों का विनियमन करना। ऑप्शन बी। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे का भुगतान कब किया जाता है? कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या चोट होने पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में क्या शामिल नहीं है? इसको छोड़ दो एक बार के लिए, डिलीट कर दो। बोनस ऑप्शन डी है, लेकिन डिलीट कर दो इसको। नेक्स्ट, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कार्यस्थल पर कौन सी सुविधाएं अनिवार्य हैं? शुद्ध पेयजल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत अधिकतम बोनस की सीमा क्या है? 20% है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत हड़ताल स्ट्राइक की परिभाषा क्या है? श्रमिकों के द्वारा जानबूझकर काम बंद करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नियोक्ता कितने सप्ताह तक महिला को वेतन देने के लिए बाध्य हैं? 26 सप्ताह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान कितना प्रतिशत होता है? 12% होता है। ऑप्शन
बी। नेक्स्ट, किस श्रम कानून के तहत महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाती है यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हों? कारखाना अधिनियम 1948, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू होती है? ILO कन्वेंशन 182, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत एक कर्मचारी को सेवा छोड़ने पर ग्रेच्युटी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? 30 दिन के भीतर, यानी कि 30 दिन में कर देना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेना एक बार के लिए, मेरे हिसाब से 30 दिन ही है, लेकिन क्रॉस चेक कर लेना फिर भी। श्रमिक की काम करने की स्थिति की जांच कौन करता है? श्रम निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कितनी बार किया जाना चाहिए? 5 साल में करना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? बंधुआ मजदूर से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब ये केस हो गए, आपको मैं बता देता हूँ कौन से केस आपको ध्यान में रखना है। DS नाकरा, ये भी ठीक है, नहीं इसको आप ध्यान में रखोगे अच्छे से, ये पढ़ के जाओगे। पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसका संबंध है आर्टिकल 23। MC मेहता तमिलनाडु बाल श्रम, ये एक बार पढ़ के जाना। एयर इंडिया वर्सेज नरगिस मिर्जा, श्रमिक विधि तो ठीक है, पूरी हो गई है। केस लॉस तो आप पढ़ लेना। श्रमिक विधि आपके पूरी हो चुकी है। नंबर 5, सब्जेक्ट नंबर 5, ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR वैकल्पिक विवाद समाधान। और इसमें एक एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी 4 नंबर है, तो इसको भी कवर करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, वैकल्पिक विवाद समाधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मामलों का त्वरित समाधान करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अर्थ क्या है? ये पूछा गया था, ये भी 17 में। एकल या एक से अधिक आर्बिट्रेटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को कितने दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है? तो 3 महीने आपको ध्यान में रखना है, 3 महीने, 90 दिन नहीं है, इसको काट दो, 3 महीने आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ अपील नहीं होगी, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया किस प्रकार की है? अर्ध न्यायिक यानी कि क्वासी जुडिशियल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिलिएशन का अर्थ क्या है? पक्षों के बीच सुलह करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ADR के अंतर्गत कितने प्रकार की प्रक्रिया आती है? मेनली इसके अंदर 4 प्रकार की आती है, ऑप्शन सी। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, मेनली इसे ADR में 4 प्रकार में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ADR की विधि नहीं है? तो मध्यस्थता है, सुलह है, मुकदमा नहीं है, तो लिटिगेशन नहीं है, ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 किस मॉडल कानून पर आधारित है? UNCITRAL
मॉडल कानून, ये आपको ध्यान में रखना है। UNCITRAL, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखे जाना है इसको। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पहले भारत में लागू था? तो 1940 का एक्ट लागू था। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ऑप्शन ए। क्या एक आर्बिट्रल अवार्ड को अंतिम माना जाता है? हाँ, हमेशा ही अंतिम होता है जब तक इसे चुनौती न दी जाए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन आवेदन करता है? वादी करेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोई भी पक्षकार कर सकता है, दोनों में से वादी या प्रतिवादी कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको एक बार के लिए क्रॉस चेक कर लेना। क्लेमेंट जो होता है वो शुरुआत करता है, लेकिन आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए कोई भी आवेदन, ऐसा आवेदन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। आपको इस तरह गलती नहीं करनी है। ये मेरे से गलती हो रही है क्योंकि रात के समय वीडियो बन रहा है और नींद चढ़ गई है। वैसे 2 बजने के लिए हो गया है रात को। चलिए, आप क्रॉस चेक करना है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय किस स्वरूप में होना चाहिए? तो ये लिखित में होता है, हमेशा ही रिटर्न में होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मीडिएशन में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? तो मीडिएटर ही मुख्य भूमिका निभाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पंचाट के लिए भारत में कौन सा कानून लागू होता है? पंचाट और सुलह अधिनियम 1996, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिलिएशन प्रक्रिया में सुलहकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? पक्षों के बीच समझौता कराना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पंचाट न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? विवादित पक्षकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किस प्रकार के विवादों का समाधान ADR के माध्यम से किया जाता है? पारिवारिक विवाद और व्यापारिक विवाद। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो फिर ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट, कंसिलिएशन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किस भाग में? भाग 3 में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीडिएशन के तहत मध्यस्थ कौन होता है? एक स्वतंत्र तृतीय पक्षकार होता है, थर्ड पार्टी होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक आर्बिट्रेटर के रूप में कौन कार्य कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिलिएशन प्रक्रिया कब समाप्त होती है? जब पक्षकारों के बीच में समझौता हो जाता है, तो ऑप्शन बी। पक्षकारों द्वारा लिखित समझौता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाता है? तो इसका सीधा आंसर होगा जिला न्यायालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्बिट्रल अवार्ड कब लागू नहीं हो सकता है? जब ये लोक नीति के विरुद्ध हो, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन समझौते को किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये हमेशा ही लिखित में होगा, ऑप्शन बी, इन राइटिंग। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? गोपनीय भी होती है और क्वासी जुडिशियल भी होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्बिट्रेटर ही करेगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में वकीलों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन बी। क्या आर्बिट्रल अवार्ड में ब्याज दिया जाता है? बिल्कुल ब्याज दिया जाता है, ऑप्शन ए दिया जाता है ब्याज।
कौन सा विवाद आर्बिट्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं है? आपराधिक मामलों से जुड़े विवाद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विवादों को सुलझाने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कंसिलिएशन के दौरान कौन सा दस्तावेज गोपनीय माना जाता है? कार्रवाई के मिनट्स, साक्ष्य के दस्तावेज, अंतिम समझौता, ये सभी। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन के तहत कार्रवाई कितने समय के भीतर समाप्त होनी चाहिए? 6 महीने के भीतर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 रीट याचिकाओं पर लागू होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन में पुरस्कार यानी कि पंचाट देने के समय आर्बिट्रेटर को किस विषय पर विचार करना होता है? दोनों पक्षों के तर्क और साक्ष्य पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर का चयन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पार्टीज करती हैं, दोनों ही पक्षकार करेंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का प्रावधान किसी अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन से संबंधित विवादों के समाधान में लागू होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 कब लागू हुआ? तो ये होता 22 अगस्त 1996 को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आर्बिट्रेटर तय नहीं कर पा रहे तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? न्यायालय निर्णय करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, UNCITRAL का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड आर्बिट्रेशन लॉ। ऑप्शन ए हो जाएगा। पूछा जा सकता है, देख लेना इसको एक बार के लिए। नेक्स्ट, 41, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता की प्रकृति क्या है? क्वासी जुडिशियल होती है, वैकल्पिक और न्यायालय से बाहर समाधान प्रक्रिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन में अवार्ड को अदालत द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है तो उसे क्या माना जाएगा? अंतिम और बाध्यकारी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्धारित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मध्यस्थता के मामले में भारतीय न्यायालयों का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए? तो अब ये केस लॉ चालू हो गए हैं। भाटिया इंटरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग SA। तो अब आपको ये केस लॉ तो आपको ही पढ़ने हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो एक ये पढ़ के जाना, केस लॉज आप देख लेना एक बार के लिए, PDF मिल जाएगी, आप पढ़ लेना खुद से ही। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आर्बिट्रेटर के द्वारा दिए गए अवार्ड को न्यायालय किस आधार पर रद्द कर सकता है? तो यदि वह कानूनी नहीं है, सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया जाता है जब पार्टी सहमति नहीं बना पाती है? तो 3 होंगे, 2 तो करेगी पार्टीज, फिर जिन 2 पार्टी ने जिनको दोनों को किया है वो दोनों मिलकर एक को करेंगे, तो 3 हो जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट, कंसिलिएशन प्रक्रिया में क्या यदि समझौता नहीं होता है तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब आपके लास्ट सब्जेक्ट है और इसके बाद आपका ये सेगमेंट पूरा हो जाएगा
कैटेगरी नंबर 3। लास्ट है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। ये 3 नंबर की है और ये इम्पोर्टेंट है। प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक शक्तियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि का उद्भव किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक विधि की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्रशासनिक विधि का स्रोत माना गया है? संवैधानिक प्रावधान, विधायी अधिनियम, निर्णय, न्यायिक निर्णय, ये सभी हैं उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों और दायित्व से संबंधित है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ का क्या अर्थ है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी समान हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि का मुख्य लाभ क्या है? प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना। प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना इसका मुख्य लाभ है, ऑप्शन ए हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? प्रशासनिक आदेशों की वैधता की जांच करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि किन 3 सिद्धांतों पर आधारित है? देख के जाना इसको। रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी। कानून का शासन, प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या अर्थ है? इसमें संसद द्वारा अधीनस्थ संस्थानों को कानून बनाने का अधिकार देना, ऑप्शन बी। अपनी शक्तियों का डेलीगेट करना संसद करेगी। प्रशासनिक न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्राकृतिक न्याय के नियम से, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में किसके पास में है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मामले में प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था? तो केस था मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रशासनिक कानून के विकास में किस देश का सबसे अधिक योगदान है? फ्रांस का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से सिद्धांत आवश्यक हैं? प्राकृतिक न्याय, ऑप्शन बी। भारत में लोकपाल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को समाप्त करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कितने प्रमुख घटक हैं? 2 हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सुनवाई का अधिकार और निष्पक्ष निर्णय का अधिकार। तो इसी के अंदर आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, लैटिन की मैक्सिम, तो यही है इसका। नेक्स्ट, PIL किस न्यायालय की शक्ति का एक उदाहरण है? जुडिशियल एक्टिविज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में, न्यायपालिका के पास में है। चलिए, ऑप्शन सी। सिद्धांतों को लागू करना है तो फिर न्यायपालिका करेगी और उनके लिए कानून फिर बनाना है। चलिए, इसको एक बार के लिए देख के जाना आप। भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट के पास में है।
नेक्स्ट, विधिक औचित्य का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको भी देख के जाना। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर विधिक औचित्य डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन कानून के शासन का सिद्धांत, रूल ऑफ लॉ, हाँ बिल्कुल सही है, रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश में याद आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसको एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। पुनर्वास और क्षतिपूर्ति किस प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को किसे नियंत्रित करने का अधिकार है? विधायिका को है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका मेरे को डाउट है, एक बार के लिए आप क्रॉस चेक कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जहाँ डाउट है वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किस मामले में विस्तृत किया? तो ये केस था रीड्स वर्सेस बाल्डविन का, ये पूछा भी गया था। यह भी 18 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा रीट प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देने के लिए परमादेश? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्प्रेषण नहीं होता है, आंसर गलत प्रिंट हो रहा है, इसलिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ये जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये न्यायालय से संबंधित है। जब क्षेत्राधिकार का उपयोग गलत तरीके से करता है न्यायालय, तब ये रीट लगाई जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को चुनौती देनी है तो फिर परमादेश ही लागू होगी, वही रीट लगाई जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन में असंवैधानिकता की समीक्षा करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सार्वजनिक लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ऑप्शन ए। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम का क्या सिद्धांत का क्या मतलब होता है? यानी कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा जब भी डिसीजन या निर्णय दिया जाएगा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था मॉन्टेस्क्यू ने, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा रीट यानी कि कौन सी रीट अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने के लिए जारी की जाती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी। हबीस कॉर्पस। विधिक औचित्य का सिद्धांत किसने दिया था? ए.वी. डाइस ने दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में कौन सा आयोग प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कार्यपालिका का विशेष अधिकार किस सिद्धांत से संबंधित है? संवैधानिकता का नियंत्रण, सार्वजनिक नीति का संरक्षण, शक्ति पृथक्करण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका का विशेषाधिकार, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज। नेक्स्ट,
किसी प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ अपील किस प्रकार की अदालत में की जा सकती है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ऑप्शन सी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ट्रिब्यूनल्स तो बनाएंगे, संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका द्वारा नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा किस उद्देश्य से की जाती है? प्रशासनिक कार्यों की वैधता सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, न्यायिक विवेक का मतलब क्या है? न्यायालय द्वारा विवेकानुसार निर्णय लेना। ऑप्शन सी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार वाक्यांश में व्यक्त किया जाता है। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमादेश रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों की गति तेज करना, न्यायपालिका का भार कम करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायपालिका का भार कम करना। नेक्स्ट, अब आपके ये केस लॉज हो गए, तो आपको केस लॉज तो खुद ही पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। ये केस आप ध्यान रखना, जुडिशियल एक्टिविज्म का, एसपी गुप्ता। फिर प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? देखो, ये प्रतिषेध रिट और सर्स्योरारी यानी कि उत्प्रेषण, ये दोनों ही न्यायालय से संबंधित है। जब क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के निर्णय पारित करता है या निर्णय पारित करने वाला होता है, किसी न्यायालय को कार्य करने से रोकने के लिए जब उसके पास क्षेत्राधिकार नहीं हो, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत अनुचित प्रभाव का अर्थ है? निर्णय में पक्षपात का कोई संकेत नहीं होना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रशासनिक कानून में शक्ति का प्रयोग उचित उद्देश्य के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन डी, वैधानिक उद्देश्य। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? न्यायपालिका द्वारा नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। ऑप्शन बी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार की व्यवस्था को बढ़ावा देता है? शक्ति का समान वितरण न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच होना। ऑप्शन सी। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको अच्छे से आज कवर करवा लिए हैं। कैटेगरी थी 3 नंबर कैटेगरी को अपने पूरा कर लिया है। ये कुल मिलाकर के आपका पोर्शन बनाती है 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 और 20 + 3 23। तो कुल मिलाकर के 23 नंबर का पोर्शन बनाती है। बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हो और कवर कर लेते हो तो आपके 23 नंबर का पोर्शन पूरा हो जाएगा। मैंने 4 कैटेगरी में बांटा है, एक बार के लिए देख लो। तैयारी के लिए मैंने 4 भागों में बांटा था स्टडी प्लान को, लेकिन वो 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक था। लेकिन आज 20 दिसंबर है, तो आप एक काम करो, ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर लो। 46 नंबर का है, ये वाला मैंने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, आप देख लेना। 1 घंटे का ये वीडियो है और ये वाला वीडियो अभी बना दिया है, ये लगभग 1.5 घंटे का बन गया है। तो ये मेन आप इसे
तैयार कर लो, ये तो वीडियो से भी तैयार हो जाएंगे। फिर आता है आपका सेकंड नंबर का पोर्शन, इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है। तो आपके इस तरह आपको स्टडी प्लान को ध्यान में रखते हुए कोर्स को पूरा करना है। 2 दिन में कोर्स पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आप मेजर पार्ट कवर कर सकते हो वीडियो को देख के। और अभी आप 2 दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है वो तो रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक बार के लिए ये स्टडी प्लान फॉलो कर लेना। 20 तारीख यानी कि आज एक वाला कैटेगरी फर्स्ट को आप अच्छे से कवर कर लो, और 21 तारीख को आप ये 3 कैटेगरी जो छोटी छोटी हैं उनको कवर कर लो। ये तो बिल्कुल ही 1 घंटे की ही है, ये भी आपके 1.5 घंटे की है, तो ये हो जाएगी अच्छे से कवर, दोनों हो जाएंगे। तो ये भी तो कुल मिलाकर 33% पोर्शन रखती हैं, 33% पोर्शन रखती हैं दोनों मिला के, और ये 46 हैं। तब भी चांसेस बन जाएंगे ये भी क्लियर करने के। चलिए, धन्यवाद।